हेलो एवरीवन। मैं जितेश मोगरा जेएमआर आपके सामने जेई मींस 2025 जनवरी सेशन का 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट वाला जो पेपर था उसके फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल में आपसे क्या बोला हुआ है, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब बेसिकली क्या है, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हुए हैं आपको सबके अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन D4 आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए एक एक करके सारे कॉम्प्लेक्सेस को एनालाइज करते हैं। देखिए यहाँ जो अपने को कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है दैट इज FeO4 2 नेगेटिव। पहला कॉम्प्लेक्स यही है, इसके अंदर आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है एंड अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें दैट कम्स आउट टू बी आर्गन 3D2। ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको तो D4 कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थी। चलिए अगले वाले पे मूव करते हैं। दिस इज द कॉम्प्लेक्स गिवन टू अस MnCN6 3 नेगेटिव। इस दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है। Mn+3 का मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन तो Mn में से 4s में से निकाले जाएंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन हम 3D में से निकाल देंगे। वी आर लेफ्ट विद 3D4। देखिए D4 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही सवाल पूछा गया है तो ये वाला कॉम्प्लेक्स सही कॉम्प्लेक्स निकल कर आ रहा है। चलिए अगले वाले कंपाउंड के ऊपर मूव करते हैं। FeCN6 3 नेगेटिव बोला हुआ है। देखिए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम देखेंगे आयरन आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। आयरन +3 का मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है दैट इज आर्गन 3D5। हमें D4 चाहिए था इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखते हैं। देखिए थोड़ा सा डरावना सा कंपाउंड लगा हुआ है Cr2। ये वाला ग्रुप है H2O होल ट्वाइस टाइप का कंपाउंड है। स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं लगा रखा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो आपको पता है, देखिए पानी तो न्यूट्रल होता है। CH3COO- की बात करूं तो ये एसीटेट आयन है। अब बताइए यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ओवरऑल चार्ज 0 दे दें तो हमको पता है हमारा क्रोमियम किस में आ जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाएगा। क्रोमियम +2 का मतलब आर्गन 3D4 विल बी द कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अगेन D4 कॉन्फ़िगरेशन मिल गई है तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। चलिए लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। NiF6 2 नेगेटिव। इसके अंदर निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। यहाँ पे जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं दैट कम्स आउट टू बी आर्गन 3D6। हमें D4 चाहिए इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होएगा। तो बेसिकली कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस सही निकल कर आ रहे हैं, बी और डी वाले कॉम्प्लेक्सेस सही निकल कर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं बी और डी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हमने इसलिए बोला हुआ है बिकॉज आपको एक एक कॉम्प्लेक्स को चेक करना पड़ेगा। ऊपर से ऐसे ऐसे डरावने से कॉम्प्लेक्सेस भी दे रखे हैं जिसमें दो दो सेंट्रल एटम इन्वॉल्व हैं, आयरन +6 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर इन्वॉल्व है। एक एक को प्रॉपर्ली चेक करें देन यू कैन गेट द आंसर। द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज मॉडरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगला सवाल जो हमको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का सवाल है। हमसे ये पूछ रहे हैं एक पर्टिकुलर शेल के अंदर ये कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो n² के बराबर होते हैं। ये वाली बात वैसे आपको याद भी होगी, क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों को बताया जाता है कि nth शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स n² के बराबर हो सकते हैं। देखिए वही स्टेटमेंट है तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे स्टेटमेंट में ये लोग क्या बात कर रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं फॉर एनी सबशेल क्या बोला जा रहा है, द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय -L से प्लस वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। आपको ध्यान होगा ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि जो स्पेशल ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं ये बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 2l+1 के बराबर ऑर्बिटल्स होते हैं। और वो नंबर कहां से आएगा, -L से +L इंक्लूडिंग 0। और इंटीग्रल स्टेप्स में अगर आप मूव करेंगे तो आपको वो नंबर मिल रहा होगा, टोटल नंबर विल बी 2l+1। तो ये वाला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये भी सही वाला स्टेटमेंट है। दोनों ही स्टेटमेंट सही दे रखे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री। मॉडरेट इसीलिए बोला हुआ है बिकॉज ये स्पेशल ओरिएंटेशन वगैरह जैसे शब्द सुन के कई बार बच्चा डर जाता है क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन आसान क्वेश्चन है, दोनों ही स्टेटमेंट सही निकल कर आ रहे हैं। देखिए यहां पे आप देख भी सकते हैं n² ऑर्बिटल हो गया और जो m की वैल्यू आएगी हर सब शेल के लिए वो -L से +L तक आएगी और इंटीग्रल वैल्यूज लेकर आ रही होगी इंक्लूडिंग 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने बोला है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ Hg।
आपको पता है सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इस तरीके की बातें करी जा रही होती हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आरएलवीपी टॉपिक के साथ रिलेटेड है। देखिए आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया हुआ है, साथ में आपको ये भी बता रखा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देखिए ये वैल्यू दी हुई है हमसे। हमसे पूछा जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन क्या निकल कर आ जाएगा सॉल्वेंट का अगर जो अपने पास में डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो कितने के बराबर होकर आ जाए, 20 के बराबर होकर आ जाए। ये वाली बात हमसे पूछी हुई। ठीक है, अब देखिए बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आरएलवीपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं तो हम क्या बात के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। देखिए जो अपने पास इक्वेशन होती है बेसिकली दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दिस इज बेसिकली द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ आरएलवीपी। अब आप देख सकते हैं, देखिए पी नॉट तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जितनी लोअरिंग हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, अब देखिए पहले केस में लोअरिंग कितनी है 10, तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपको कितने के बराबर दिया हुआ है 0.2। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, 10 की लोअरिंग है तब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 0.2 है। ये कह रहे हैं जब 20 की लोअरिंग हो जाएगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल कर आएगा। तो चलिए पहले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ही निकाल लेते हैं। देखिए लोअरिंग डबल हो गई तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डबल हो जाना चाहिए, दैट इज 0.4। और अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट हो गया तो बताइए सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, इसको 1 में से माइनस कर देना चाहिए। दैट इज गोइंग टू लीड अस टू द रिजल्ट एज क्या 0.6। इस तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। यहां देखिए इन्होंने सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेशन बना बना के चीजों को निकाला हुआ है, पर अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो आप मेरे वाले तरीके से थोड़ा सा जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। आंसर दोनों से ही सेम निकल कर आ रहा है, 0.6 कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है कि इन्होंने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा है सेकंड पार्ट के अंदर, जबकि फर्स्ट पार्ट में इन्होंने सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था। ठीक है, लेवल ऑफ द क्वेश्चन इजी ही माना जाएगा बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी से सॉल्व करें तो बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। अगला सवाल में देखिए हमको क्या दिया हुआ है, इन्होंने एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का सवाल लग रहा है, क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री। हमसे ये पूछा जा रहा है आप क्या कर दें। देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो x मान लेते हैं और फिर कह रहे हैं इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp के साथ किस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, और साथ में ये भी बोला हुआ है x बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर अपन थोड़ा सा चीजों के ऊपर ध्यान दे तो क्या क्या बातें दिमाग में आती हैं। देखिए पहली चीज तो इस इक्वेशन में हर जगह p इन्वॉल्व होकर आ रहा है और p का मतलब क्या है ये उन्होंने बताया ही नहीं है। ठीक है, देखिए p के दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये इनिशियल प्रेशर हो सकता है या ये इक्विलिब्रियम प्रेशर हो सकता है। मोस्टली इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर जो प्रेशर दिया हुआ होता है वो इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम प्रेशर की फॉर्म में इमेजिन करूं, ठीक है, तो देखिए अगर थोड़ा सा आप इंटेलिजेंटली सोचेंगे ना तो आपको क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। ऑप्शन उन्होंने बहुत सोच समझ के नहीं बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं एक बार। मुझे ये बताइए ऐसी फीलिंग आ रही है क्या आपको कि अगर मैं यहाँ पे केपी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, इसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, साथ में आएगा इसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर का पावर हाफ, नीचे आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा इसका टोटल प्रेशर तो कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली जो इक्वेशन आने वाली है ना वो आपके पास उस तरीके की कुछ इक्वेशन आने वाली है, केपी जो आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पी की पावर हाफ। सोच के देखिए एक बार, आपको पता है इन दोनों का प्रेशर तो कैंसिल आउट होकर आ गया, या इन दोनों के एक्सप्रेशन में जो पी आ रहा था वो तो कैंसिल आउट हो गया, यू आर लेफ्ट विद पी की पावर हाफ। अब देखते हैं कौन सी इक्वेशन ऐसी निकल कर आ रही है जहां पे हम ऐसा बोल पाएंगे कि केपी प्रोपोर्शनल टू पी की पावर हाफ निकल कर आ रहा है। ठीक है, अगर आप इन सारी इक्वेशंस को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा एकमात्र यही इक्वेशन ऐसी है जहां केपी प्रोपोर्शनल टू पी की पावर हाफ निकल कर आ रहा है। अगर ऐसा है तो वी कैन सिंपली से दैट सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सवाल को ज्यादा जल्दी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने इसका एक और सॉल्यूशन भी निकाला हुआ है, तब हमने क्या किया है इनिशियल प्रेशर को पी कंसीडर करके आंसर निकाला हुआ है। अभी जो अप्रोच है वो मैंने आपको बता दी, सबसे शॉर्टकट अप्रोच यही रहेगी। अगर हम यहाँ पे पूरी ईमानदारी से सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे हमने क्या है इस बार इक्विलिब्रियम प्रेशर को नहीं इनिशियल प्रेशर को पी मान के सवाल सॉल्व किया है। ये देखिए इनिशियली प्रेशर हमने मान लिया पी है 0 0 हो जाएगा,
थोड़ा सा रिएक्ट कर जाएगा तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। अब आपको पता है हम क्या कर सकते हैं, इसको अल्फा की टर्म में लिख सकते हैं। जितना भी रिएक्ट करता है उसे ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर ये एक्सप्रेस कर दिया तो बताइए पी एट इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, इतने के बराबर निकल कर आ जाएगा। अच्छी बात ये उन्होंने कहा है अल्फा बहुत बहुत छोटा है। अगर अल्फा बहुत बहुत छोटा है विद रिस्पेक्ट टू 1 तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर निगलेक्ट कर देते हैं तो हम देखते हैं अपने पास जो केपी की वैल्यू निकल कर आ रही है। देखिए ओरिजिनल एक्सप्रेशन तो ये रहा और उसमें ही मैं अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में निगलेक्ट कर दूंगा। सो आई विल बी लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन। अच्छी बात ये निकल कर आ रही है आप इनिशियल प्रेशर मान के सवाल सॉल्व करें चाहे इक्विलिब्रियम प्रेशर को पी मान के सवाल सॉल्व करें, दोनों से रिजल्ट सेम ही ऑब्टेन होकर आ रहा है। ठीक है, ओके। पहले वाली जो अप्रोच थी वो थोड़ा सा जल्दी तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकती है। चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। देखते हैं देखिए क्या क्या बोला हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने अपने को 4 इलेक्ट्रोड का एसआरपी डेटा दिया हुआ है एंड हमसे क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं एक बार। देखिए हमसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स गिव्स मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। अब आपको पता है देखिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट का मतलब पहली चीज तो सेल फिजिबल होना चाहिए, और सेल फिजिबल होना चाहिए तो हम ये बोल सकते हैं बेसिकली जो ई नॉट सेल होएगा उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, तभी डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, तगड़ा नेगेटिव ऑब्टेन होकर आएगा। अब देखिए आपको पता है ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड। अब हम क्या करेंगे, कैथोड एनोड ऐसे चुनेंगे जिससे अपने पास जो डिफरेंस आ जाए वो क्या आ जाए, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू के बराबर निकल कर आ जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस किस ऑप्शन के अंदर ऐसी कुछ सिचुएशन दी हुई है। लेट अस सी द वैल्यूज गिवन टू अस। ध्यान से देखिए एक बार अपने पास में हम क्या करते हैं यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड हमें करना है। क्या ऐसा फील होकर आ रहा है, कहीं ना कहीं देखिए कि अगर अपने पास में एसआरपी कैथोड सिल्वर का बना हुआ हो और एसआरपी एनोड जो है वो मैग्नीशियम का बना हुआ हो, तो एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड करने से तगड़ी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी फॉर ई नॉट एंड दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू। चलिए देखते हैं ऐसा सेल कहां दिया हुआ है जहां पे अपने को ऐसा कैथोड सिल्वर का बना हुआ हो और एनोड मैग्नीशियम का बना हुआ हो। यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए अपने पास में जो जो सिचुएशंस दी हुई हमको उसी के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए मैक्सिमम पॉसिबल का वाला केस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी का ई नॉट अपन तो निकाल लेते हैं और देखते हैं कहां वैल्यू मैक्सिमम निकल कर आएगी। ठीक है, देखिए पहले केस में वैल्यू क्या आने वाली है, मैग्नीशियम माइनस जिंक के बराबर आ जाएगी। दिस इज एसआरपी कैथोड माइनस दिस इज एसआरपी एनोड। यहां से करेंगे देखिए जो रिजल्ट आएगा दिस माइनस दिस करने पे वो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब तो हमको पता है कि ई नॉट सेल अगर नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आने लग जाएगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं दे रखा है। चलिए अगले वाला ऑप्शन देखते हैं। अगले वाले ऑप्शन के अंदर क्या सिचुएशन आ रही है, देखिए एजी प्लस माइनस जिंक का डेटा अगर हम देखें, देखिए ये रहा एजी प्लस का डेटा, ये रहा जिंक का डेटा। यहां हम देखेंगे जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 1.56 वोल्ट्स। चलिए बाकी वैल्यूज को भी देख लेते हैं एक बार। यहां देखिए आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम का डेटा माइनस सिल्वर का डेटा। मैग्नीशियम का डेटा माइनस सिल्वर का डेटा देखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं, हमें तो कैसी वैल्यू चाहिए, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसीलिए ये ऑप्शन भी चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां देख लेते हैं एक बार अपने पास में, देखिए सिल्वर की वैल्यू माइनस कॉपर की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो हम देख सकते हैं जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 0.46 के बराबर वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू कौन से ऑप्शन में आ रही है, सेकंड ऑप्शन के अंदर निकल कर आ रही है। सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। बेसिकली सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट का मतलब ई नॉट सेल सबसे ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड का ऐसा पेयर सेलेक्ट करेंगे जिससे ई नॉट सेल कैसा आ जाए, बड़े से बड़ा पॉजिटिव निकल कर आ जाए। मैक्सिमम पॉजिटिव तो देखिए तब आ रहा होता जब अपने पास में इसको क्या बनाया जाता कैथोड, इसको क्या बनाया जाता एनोड, पर ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए जो ऑप्शंस हैं अपने को उसी में से सही आंसर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। वी गेट सेकंड ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर हियर। देखिए सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, और जैसा कि ये रिलेशन है हमें पता है इसकी वैल्यू अगर आपको लार्ज नेगेटिव चाहिए तो इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं एक बार।
आपको क्या दिया हुआ है, देखिए डेल्टा एच डेल्टा एस की वैल्यूज विद साइन दी हुई हैं, टेम्परेचर के बारे में बोला हुआ है और फिर उसको स्पॉन्टेनिटी के साथ रिलेट किया हुआ है। आपको पता है स्पॉन्टेनिटी के साथ जब भी चीजों को रिलेट करना होता है तो हमारे पास तरीका होता है कि हम डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिख देते हैं एंड हम बोल देते हैं अगर डेल्टा जी लेस देन 0 आ गया तो हमारा रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होकर आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार यहाँ पे किस किस कंडीशन में डेल्टा जी कैसा आने वाला है ताकि हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में बोल पाए। देखिए डेल्टा एच पॉजिटिव दिया हुआ है, डेल्टा एस नेगेटिव दिया हुआ है। किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो हम देखेंगे डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। मतलब ए स्टेटमेंट में जो बात बोली हुई है वो बिल्कुल सही है। चलिए बी वाला स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। देखिए बी वाले स्टेटमेंट में डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, लेकिन हम लो टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं। देखिए अगर मैंने टेम्परेचर्स लो लिए हुए हैं तो हम देख सकते हैं पॉजिटिव माइनस अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू विल मेक द ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगा तो ये अभी भी नॉन स्पॉन्टेनियस ही होना चाहिए। इन्होंने स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ है तो ये गलत लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। डेल्टा एच नॉट नेगेटिव, डेल्टा एस नॉट नेगेटिव और लो टेम्परेचर की बात बोली हुई है। अगर हम इस इक्वेशन से देखेंगे तो हम देखेंगे डेल्टा जी नॉट जो है वो हमारे पास में, सॉरी डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा। डेल्टा जी लेस देन 0 मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, इन्होंने नॉन स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ है, ये फिर से गलत होकर आ गया। चलिए डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। डी वाले ऑप्शन में इन्होंने डेल्टा एच को नेगेटिव, डेल्टा एस को पॉजिटिव बोला हुआ है। एनी टेम्परेचर पे अगर आप यहाँ पे डेल्टा जी निकालेंगे तो वो लेस देन 0 ही आएगा एंड दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। अब ए और डी सही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही निकल कर आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स इज द चैप्टर, लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज इजी। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को प्रैक्टिस भी करवाए जाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करके ये वाली बात बोली गई है। ठीक है, ओके। देखिए हर जगह इन्होंने डेल्टा जी के ऊपर कमेंट कर रखा है ताकि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस वाली बात को डिटरमाइन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए इस सवाल के अंदर इन्होंने क्या काम किया हुआ है वो देखते हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स 1 एंड 2, दोनों का मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है। हमसे ये पूछा हुआ है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करें तो उसका स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होगा फॉर द लीनियर प्लॉट बिटवीन 1/x1 एंड 1/y1, क्या वैल्यू निकल कर आ रही होगी। कई सारे स्टडी मटेरियल के अंदर इस तरीके का सवाल होता है, इनफैक्ट एग्जैक्टली यही वाला सवाल होता है। बेसिकली क्या है, क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो राउल्ट्स लॉ वाला टॉपिक है उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। मोर ऑफ मैथ्स लेस ऑफ केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन दिस। चलिए देखते हैं एक बार सवाल को कैसे किया जा सकता है। लेट अस सी दिस। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, राउल्ट्स लॉ का रिलेशन अप्लाई कर लिया, पी टोटल बराबर एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। फर्दर हमने क्या किया हुआ है, देखिए x2 को 1 माइनस x1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन तो 1 होना चाहिए, इसलिए x2 को हमने 1 माइनस x1 लिख दिया है। फिर रीअरेंज करेंगे तो p टोटल कैसे अरेंज होकर आ जाएगा, इस तरीके से अरेंज होकर आ जाएगा। p टोटल टू बी रिटन एज p1 नॉट माइनस pt नॉट टाइप्स x1 प्लस p2 नॉट। देन फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम ये भी जानते हैं कि राउल्ट्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग P1 की जो वैल्यू होती है वो दो तरीके से लिखी जा सकती है। एक तो हम लिख सकते हैं x नॉट x1 P1 नॉट, साथ में क्या आ जाएगा y1 इंटू पी टोटल। जो बच्चों को डेरिवेशंस कराए जाते हैं तो ये रिलेशन लिखवाए जाते हैं। अब देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं पी टोटल की वैल्यू x और y की टर्म में लिख सकता हूं अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो। देखिए बेसिकली यहाँ पे यही किया हुआ है, इन्होंने पी टोटल की वैल्यू लिख दी है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और जो पी टोटल आएगा उसी को ले जाके हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। जब पुट करते हैं थोड़ी देर तक इधर उधर घुमा के रीअरेंज करेंगे तो हम देखेंगे फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन ऑब्टेन होकर आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे इमेजिन कर लूं और इसको एक्स एक्सिस पे इमेजिन कर लूं तो बताइए y बराबर mx प्लस सी टाइप की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑब्टेन होकर आ गई है। दिस इज कमिंग आउट टू बी द स्लोप। देखिए स्लोप कितना आ गया, p1 नॉट बाय p2 नॉट के बराबर आ गया। दूसरा हम देख सकते हैं y इंटरसेप्ट जो निकल कर आ रहा है वो इतने के बराबर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द y इंटरसेप्ट। देखते हैं चलिए कौन से ऑप्शन के अंदर स्लोप और y इंटरसेप्ट सही सही दिए हुए हैं। देखिए दिस इज द स्लोप, दिस इज द y इंटरसेप्ट, तो हम बोल सकते हैं थर्ड वाला ऑप्शन सही निकल कर आ जाएगा।
रीअरेंज करने में बच्चों को कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए हमने क्वेश्चन का लेवल टफ रखा हुआ है। बिकॉज कई बच्चों को इक्वेशंस याद होती हैं लेकिन वो रीअरेंज करके फाइनल रिलेशन तक नहीं पहुंच पाते, जो रिलेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों को क्लास में करवाए जाते हैं, उसके थ्रू वो प्रैक्टिस करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। ये जो सवाल है क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायन के ऊपर बेस्ड है। देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है। इन्होंने कहा है हमने कंपाउंड लिया, हमने उसको HNO3 में डिसॉल्व कर दिया, जिससे क्या बनकर आ गया, नाइट्रेट ऑफ लेड। HSO4 मिला दिया, उससे क्या होएगा, ये तो कई लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, पक्का PbSO4 का प्रेसिपिटेट बनकर आ जाएगा यहाँ पे। और ये कह रहे हैं PbSO4 के प्रेसिपिटेट को हमने अमोनियम एसीटेट में डिसॉल्व कर दिया और फिर क्रोमेट मिला दिया, तो बताइए क्या ये येलो प्रेसिपिटेट ऐसा लग रहा है PbCrO4 का बनकर आ जाएगा। बहुत फेमस येलो प्रेसिपिटेट होता है, हम जानते ही हैं। यहाँ पे इनिशियली कौन सा वाला कंपाउंड होगा, ये अपने को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। चलिए देखते हैं एक बार, यहाँ पे बाकी दो ऑप्शंस कम से कम हमको पता चल रहे हैं। बी शुड बी PbSO4 एंड सी शुड बी PbCrO4। देखिए PbSO4 PbCrO4 के अपने को दो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन में से ही कोई होना चाहिए। ठीक है। देखिए पर्टिकुलरली अगर अपन ने HNO3 मिलाया हुआ है, तो आपको पता है HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होता है। इसका मतलब वो डेफिनेटली सल्फाइड के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, और वो सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा। HNO3 बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसलिए वो Cl2 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा या Cl- को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा है तो सेकंड ऑप्शन शुड बी अ बेटर ऑप्शन। हम बोल सकते हैं पहले PbS विद HNO3 से PB नाइट्रेट बनकर आ गया, फर्दर PbSO4, लास्ट में PbCrO4 बनकर आ गया है। ठीक है। ये वाली चीज कहीं ना कहीं सेकंड ग्रुप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायन से रिलेटेड है। वहां पे आपको पता है PB को हम सल्फाइड के रूप में ही प्रेसिपिटेट करवा रहे होते हैं, देन उसे 50% HNO3 में सोलुबल किया जाता है, जिससे नाइट्रेट बनकर आ जाता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जेई एडवांस ने भी इस तरीके का सवाल पूछा था, तब उन्होंने लेड नाइट्रेट बनने के बारे में बात करी थी, लेकिन दे स्टार्टेड विद गेलेना बीइंग डिसॉल्व्ड इन HNO3। आपको पता है PbS जो है मेटलर्जी के अंदर ये एक ओर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड गेलेना। तो उन्होंने यही बोला था गेलेना जब HNO3 में डिसॉल्व हो जाता है तो जो गैस इवॉल्व होती है उसके बारे में उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम बस इतना बोलना चाहते हैं दैट द इनिशियल कंपाउंड शुड बी PbS। ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायन, क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लैब मैनुअल के अंदर देखा जा सकता है, अदरवाइज करिकुलम में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। मॉडरेट इज गोइंग टू बी द लेवल, बिकॉज यहाँ पे दो ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए हुए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें से डिसाइड करने में बच्चे को कई बार थोड़ी परेशानी होकर आती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए आपको कंपाउंड सारे के सारे मेंशन करके दे दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल के अंदर आपको कुछ एलॉयज यहाँ पे दिए हुए और उनका कंपोजिशन दिया हुआ है, आपको बताना था कौन सा किसके साथ मैच करेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। कई बार बच्चों को बचपन से ही ये वाली बात याद करवाई जा रही होती है कि ब्रॉन्ज जो होता है उसके अंदर कॉपर और टिन प्रेजेंट होता है, ब्रास जो होता है उसके अंदर कॉपर और जिंक प्रेजेंट होता है। ये आपकी बचपन की नॉलेज से ही आपको पता होगा। चलिए देखते हैं, इसी के कारण आंसर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाए। देखिए ए किसके साथ मैच कर रहा है, फोर्थ के साथ, बी किसके साथ मैच कर रहा है, थर्ड के साथ। ए फोर्थ के साथ मैच कर रहा है, बी थर्ड के साथ मैच कर रहा है। देखिए क्या उसी से ही आंसर आ गया क्या हमारा, यस, सेकंड ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। बाकी एलॉयज के बारे में हम बात करें तो डी ब्लॉक जो क्लास 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है उसके अंदर एलॉयज वगैरह की कंपोजिशन दी हुई है। दे से दैट स्टेनलेस स्टील के अंदर कौन प्रेजेंट होएगा, आयरन क्रोमियम निकल प्रेजेंट होएगा। आपको पता है ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। एंड फर्दर हम देखें यूके सिल्वर कॉइन का जो कंपोजिशन है दैट कंटेन्स कॉपर एंड निकल, अगर इसके साथ मैच कर देंगे तो यू कैन गेट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। वैसे अगर आपको सिर्फ ब्रास और ब्रॉन्ज याद होते तो भी आप सेकंड ऑप्शन निकाल सकते थे, दैट शुड बी द आंसर। इसीलिए हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी टिपिकल हैं, जैसे यूके सिल्वर कॉइन, कई बच्चों को इसका कंपोजिशन नहीं याद होता, भले ही ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है डी ब्लॉक चैप्टर के अंदर। सेम इज द केस विद स्टेनलेस स्टील, कई लोगों को इसका कंपोजिशन भी ध्यान नहीं रहता है, इसीलिए वी हैव रैंक द क्वेश्चन एज मॉडरेट। ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। इन्होंने देखिए सबका कंपोजिशन भी दे दिया है। कंपोजिशन मतलब मात्रा कितनी है ये आप न भी याद रखें तो एटलीस्ट जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो जरूर आपको याद होने चाहिए। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चन है, मूजलेस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्होंने क्या पूछा है, देखिए अ प्लॉट ऑफ रूट न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज वर्सेस एटॉमिक मास का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। आपको पता है ये वाली बात तो गलत बोली हुई है, बिकॉज एक्चुअल में मूजलेस इक्वेशन के थ्रू ये पता चला था कि न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर कैन बी चोजन एज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर ऐसा है तो बताइए यहाँ पे एटॉमिक मास की जगह क्या होना चाहिए था, एटॉमिक नंबर होना चाहिए था, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत होकर आ गया। चलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। ये बोल रहे हैं अ प्लॉट ऑफ न्यू वर्सेस क्या एटॉमिक नंबर इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यहां इन्होंने नंबर सही लिखा है तो यहां रूट लगाना भूल गए हैं। इसका मतलब फिर से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होकर आ जाएगा। बेसिकली सही कब होता, जब रूट लगा हुआ होता और यहाँ पे मास की जगह नंबर लिखा हुआ होता। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन सही निकल कर आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द चैप्टर नेम एंड लेवल ऑफ द क्वेश्चन इजी रहेगा बिकॉज हम मूजलेस की जो इक्वेशन है वो बच्चों को बता भी रहे होते हैं। दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन, रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। आप देख लीजिए क्या होकर आ रहा है, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए इस सवाल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, K2Cr2O7 दिया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने बेसिक मीडियम मिला दिया तब क्या बनकर आएगा, और फिर उसमें एसिड मिला दिया है तब क्या बनकर आएगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर डी ब्लॉक चैप्टर क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके का एक इक्विलिब्रियम उन्होंने शो किया हुआ है, जिसके अंदर वो लोग बोलते हैं कि अगर आप डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम देंगे तो वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्रोमेट को अगर आप एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो वो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। चलिए वही वाली चीज यहां देखते हैं। देखिए क्रोमेट को बेसिक मीडियम दिया हुआ है तो वो, सॉरी डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम दिया हुआ है तो वो क्या बना लेगा, क्रोमेट। मतलब ए वाला कंपाउंड क्रोमेट होना चाहिए। देखिए इस ऑप्शन में क्रोमेट ही दिया हुआ है दोनों में। फर्दर देखते हैं यहाँ पे क्या होएगा, तो बताइए क्रोमेट एसिडिक मीडियम में फिर से डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। देखिए ये रहा क्रोमेट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट। तो हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे कि डी ब्लॉक चैप्टर से रिलेटेड है, आसान लेवल का क्वेश्चन था। एनसीईआरटी के अंदर ये रिएक्शन मेंशन्ड भी हैं, अगर आप उसको फॉलो करें तो आप बोल सकते हैं पहले डाइक्रोमेट विल गेट कन्वर्टेड टू क्रोमेट एंड फर्दर मीडियम एसिडिक करने के बाद क्रोमेट दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, डाइक्रोमेट के अंदर चेंज हो जाएगा। दैट इज गिविंग थर्ड ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। मॉडरेट हमने इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज अगर वो इस तरीके से रिएक्शन देके सवाल पूछते ना तो बच्चे को एकदम से रिकॉल होकर आ जाता। अदरवाइज कई बच्चे ये सोच रहे थे यार मैंने तो K2Cr2O7 का KOH के साथ रिएक्शन पढ़ा ही नहीं है, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा। उनको बस ये सोचना था कि बेसिकली ये कंपाउंड यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, और ये कंपाउंड भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये बेसिकली सिर्फ क्या प्रोवाइड करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। पर पूरे पूरे कंपाउंड लिखने के कारण कई बच्चों की समझ में रिएक्शन नहीं आया था, इसीलिए वी हैव रैंक द क्वेश्चन एज मॉडरेट। ठीक है, थर्ड और फोर्थ में से भी डिसाइड करने में फर्दर थोड़ी सी दिक्कत रहती है क्योंकि पहला ऑप्शन तो सही आ गया है। आगे देखिए दोबारा क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट बनकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अगले सवाल के अंदर इन्होंने देखिए क्या किया हुआ है, ये आपसे पूछ रहे हैं कौन सा ग्राफ मोस्ट अप्रोप्रिएटली जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेगा। चलिए वो देखते हैं एक बार। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या क्या खास बातें होती हैं, चलिए वो देखेंगे एक बार। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है टाइम के साथ वो लीनियरली डिक्रीज कर रहा होता है, वही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, तो हम बोल सकते हैं सीधा ही फर्स्ट ऑप्शन सही निकल कर आ जाएगा। आई होप कई लोगों को ये वाली बात याद होगी कि जीरो ऑर्डर के लिए वी हैव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एज Ct बराबर C0 माइनस Kt। अगर ऐसा है तो बताइए क्या बोला जा सकता है यहाँ पे, दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन विल बी, रिएक्टेंट विल बी लीनियरली डिक्रीजिंग विद टाइम। ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में दे रहे हैं, सीधा वही आंसर हो जाना चाहिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी।
फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे देख लिए केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री। लेवल ऑफ द क्वेश्चन हमने मॉडरेट इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज बच्चे कई बार ये ग्राफ चेक करने की बजाय एक एक ग्राफ चेक करने लग जाते हैं, तब थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होकर आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ तो पहले ही ग्राफ से अपना आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ है ये चीज, क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी टाइम के साथ। आपको पता है तो बिल्कुल बेकार बात है। डेफिनेटली रिएक्शन टाइम के साथ प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो कम होनी चाहिए थी। ये वाला काम गलत होकर आ गया है। यहां इन्होंने बोला हुआ है देखिए कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कम होकर आएगी। आपको पता है जनरली ऐसा काम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर होकर आ रहा होता है, इसीलिए ये वाली चीज भी यहाँ पे गड़बड़ दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से हम फाइनल कंक्लूजन जो निकाल सकते हैं दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, देखिए रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आएगा, देखिए रेट तो नहीं, यहां जो अपने को प्लॉट कर लेना चाहिए वो बेसिकली कंसंट्रेशन प्लॉट कर लेना चाहिए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम क्या होगा, लीनियरली डिक्रीज करता हुआ देखा जाएगा। इस तरीके का ग्राफ आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इस सवाल में देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स आपको दिए हुए हैं। आपसे ये पूछा हुआ है कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका निकल कर आएगा, ये वाली बात करनी है। चलिए देखते हैं, पहले तो एटॉमिक नंबर्स किस किस को कॉरस्पॉन्ड करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, चैप्टर की बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि 11th क्लास वाला जो पी ब्लॉक है जिसमें हम बोरोन कार्बन फैमिली की बात करते हैं, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर्टिकुलरली क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्रुप 14 मतलब कार्बन फैमिली। ठीक है, देखते हैं चलिए अपने पास में किस तरीके का सवाल है। सारे एटॉमिक नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग पहले अपन एलिमेंट्स लिख लेते हैं। देखिए दीज आर द एटॉमिक नंबर्स, दीज आर द एलिमेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, देखिए आपसे ये पूछा हुआ है कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होएगा, ये वाली बात बतानी है आपको। अब देखिए जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे देखिए लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा हुआ है अपने से। देखिए प्रॉब्लम ये है कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों के तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आपको पता है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड ग्रेफाइट शोज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर भी डायमंड के जैसा होता है। जब भी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो तो हमको पता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई निकल कर आ जाते हैं। इसका मतलब लोएस्ट में डेफिनेटली ये दोनों तो नहीं आएंगे। हाँ, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है अपने पास में। अब ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए कि टिन हैज लेसर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू लेड। वैसे टिन और लेड दोनों का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, ये हमें सोल्डर एलॉय से पता चल जाता है। लेकिन इन दोनों में भी ज्यादा कम किसका आ रहा होगा, टिन का आ रहा होगा। ये एक फैक्ट है, अपने को याद ही होना चाहिए। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं 50 एटॉमिक नंबर विल हैव द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखिए 50 वाला जो ऑप्शन अपने को दिया हुआ है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन वाला एलिमेंट है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 is going to have the minimum melting point out of these 4 elements। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी के अंदर ग्रुप 14 में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल के अंदर सारे डेटा मेंशन्ड हैं। उसी टेबल पे से ये क्वेश्चन दिया हुआ था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज के ऊपर मूव करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का अब एक क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के ऊपर बेस्ड है। देखिए चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम, क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। देखते हैं सवाल के अंदर इन्होंने क्या बोला हुआ है। लेवल इन्होंने इजी बोला हुआ है, जबकि आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान होते नहीं है। चलिए एक बार सवाल देखते हैं। देखिए इन्होंने बोला हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीएच ऑफ वाटर जो है वो 7 होती है, हम जानते हैं ये वाली बात। ये फर्दर कह रहे हैं अगर हम पानी को हीट करके 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं तो उसकी पीएच का क्या होकर आएगा, ये वाली बात आपको बतानी है। ठीक है, चलिए एक बार समझ के देखते हैं। क्या मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बताइए पानी ज्यादा डिसोसिएट करेगा? हाँ, इसका मतलब हम बोल सकते हैं H+ कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी और OH- कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। अगर ऐसा है तो वी कैन सिंपली से कि पीएच भी गिर जानी चाहिए और पीओएच भी गिर जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने सिर्फ पीएच के बारे में बोला हुआ है तो हम बोलेंगे पीएच क्या होगी, डिक्रीज होती हुई देखी जाएगी। अगर डिक्रीज हो रही है तो मैं तो साथ में ये भी बता रहा हूं आपको कि पीओएच भी क्या होगी, डिक्रीज होकर आएगी। उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी कैन सिंपली से दैट फर्स्ट ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर हियर। देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी कई बार बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, H+ कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। बच्चे कहते हैं हाँ यार पानी ज्यादा डिसोसिएट करेगा तो H+ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। पर मैं ये बोल रहा हूं पानी के टूटने के कारण अगर H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो OH- भी बढ़ेगी। जबकि देखिए इन्होंने OH- को कम करके दिया हुआ है, इसलिए इस हिस्से के कारण सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
वैसे भी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वही सही निकल कर आ रहा है, सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना था, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के थ्रू इजीली सवाल सॉल्व किया जा सकता है बेस्ड ऑन द चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। मोल कंसेप्ट का सवाल है, आसान सा सवाल है। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, इतना एल्यूमिनियम दिया हुआ है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है। हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनकर आएगा उसका कितना मास बनकर आएगा। ठीक है, चलिए मोल कंसेप्ट के थ्रू रिएक्शन लिखते हैं, स्टोइचियोमेट्री लगा के सवाल को सॉल्व करते हैं। 11th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट इज द चैप्टर। सवाल का लेवल इन्होंने मॉडरेट बोला हुआ है, मॉडरेट क्यों बोला है ये भी मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली देखिए इन्होंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, एंड रिएक्शन आपको खुद लिखना है, बैलेंस आपको खुद करना है, उसके बाद आप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तब जाके सही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं सवाल कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने बैलेंस रिएक्शन लिख दिया है यहाँ पे अप्रोप्रिएट फॉर्मूले के साथ में, फिर गिवन मासेस से देखिए इन्होंने मोल निकाल लिए, चेक कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम इज कमिंग आउट टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट। आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के बाद सारे कैलकुलेशन उसी से किए जाते हैं। अगर हम उससे प्रोडक्ट का मास निकालने की कोशिश करें तो वेट ऑफ Al2O3 153 ग्राम के बराबर आ जाता है। यही न्यूमेरिकल वैल्यू अपना आंसर हो जाएगी, 153 ग्राम इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था सवाल के अंदर, हाँ लेकिन आपको करना तो पड़ेगा तब जाके you'll get the final answer है। पहले दोनों के मासेस को मोलों में कन्वर्ट करना है, फिर कंपेयर करना है, फिर लिमिटिंग रीजन आइडेंटिफाई करना है, फिर स्टोइचियोमेट्री लगा के फाइनल आंसर ऑब्टेन होकर आएगा। दैट्स व्हाई द लेवल हैज बीन मॉडरेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए ये भी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड ही सवाल है। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, 0.1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है एंड दे आर सेइंग इट कंटेन्स 10% हाइड्रोजन। फिर कह रहे हैं कंप्लीट कंबस्टन करवाने के बाद क्या हो गया, इतना वाटर बनकर आ गया। आपको कंपाउंड का क्या बताना है, मोलर मास कितना होगा ये बताना है। देखिए मोल आपको पता है, ये भी पता है उसके अंदर 10% हाइड्रोजन है। जलाने के बाद आपको पता है सारी हाइड्रोजन पानी में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। आपको पानी जितना बन रहा है उसका मास भी दिया हुआ है एंड यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स। कैसे निकाला जा सकता है, चलिए एक बार देखते हैं। देखिए हमको पता है अपना कंपाउंड है 0.01 मोल दे रखा है, उसके अंदर 10% कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, कंबस्टन होएगा उससे क्या बनेगा, साथ में कुछ भी बने हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें किससे मतलब है, साथ में बनने वाले पानी से मतलब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बेसिकली क्या बात बोल सकते हैं, हमें ये पता है पानी के अंदर जितने हाइड्रोजन के मोल होंगे क्या उतने ही मोल ऑफ हाइड्रोजन अपने कंपाउंड में भी होने चाहिए। हाँ, अगर ऐसा है तो देखिए इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि हाइड्रोजन के मोल क्या लिख सकते हैं, पानी के मोल इंटू 2 के बराबर लिख सकते हैं, दिख भी रहा है फॉर्मूले के हिसाब से। तो बताइए व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच इन पानी, इतना। क्या यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो जाने चाहिए। हाँ, और हम क्या कर सकते हैं, इस मोल को अगर हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन का मास आ जाएगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.1 ग्राम। ये 0.1 ग्राम क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर या फिर मास ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया तो बताइए हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को जो हमें याद है हम उसी को लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ये रहा मास ऑफ हाइड्रोजन, ये रहा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको मोल दिया हुआ था, मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऊपर लिखा हुआ है मास ऑफ हाइड्रोजन, नीचे लिखा हुआ है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनटू 100 कर देंगे तो बताइए परसेंटेज के बराबर कर देना चाहिए। वी नो द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन टू यू एज 10, तो 10 को इस वैल्यू के साथ इक्वेट कर दिया है, सॉल्व कर लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 के बराबर आ रहा है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू 100 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। वही हमारा आंसर यहाँ पे निकल कर आ रहा है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से अपने पास में, देखिए थर्मोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, कुछ रिएक्शंस है, इसके एंथैल्पी चेंजेस आपको दिए हुए। आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ X2, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द गिवन डेटा। चलिए देखते हैं एक बार क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व है और उससे हम कैसे X2 की बॉन्ड एनर्जी तक पहुंच सकते हैं, उसके ऊपर दिमाग लगाएंगे। चैप्टर की बात करूं तो हमको पता है थर्मोडायनेमिक्स इज द चैप्टर, टू बी स्पेसिफिक थर्मोकेमिस्ट्री इज द पार्ट, एंड उसमें भी एक टॉपिक होता है, नाम है बॉर्न हेबर साइकिल, जिसमें हम लैटिस एनर्जी को बाकी सारी एनर्जीज के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं एक बार कैसे सवाल सॉल्व किया जा सकता है।
टफ मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बिकॉज आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में बहुत सारे डेटा है, काफी लंबा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कई बच्चों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि इसको शुरू कहाँ से करना है या क्या क्या इंटरप्रिटेशंस यहाँ पे निकाले। चलिए एक बार इसके सॉल्यूशन के ऊपर मूव करते हैं। इसके सॉल्यूशन के अंदर देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है। सबसे पहले आपको एक रिएक्शन दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे अपने पास में इफ यू सी दिस, तो आपको ये दिख रहा है, देखिए मेटल क्या कर रहा है, एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, x2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये वाला आयन बना रहा है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो इसको स्टेप वाइज ब्रेक किया जा सकता है, वही स्टेप वाइज ब्रेकेज यहां पे लिखा हुआ है। देखिए पहले मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया, आपको पता है इसका वैल्यू डेल्टा एच एफ नॉट के बराबर होएगा। मैंने इसको क्या कर दिया है, फर्दर स्टेप्स में तोड़ दिया है। देखिए पहले एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन देके मेटल सॉलिड को मेटल गैस में कन्वर्ट कर लिया है, दिस इज गोइंग टू बी मेटल गैस। फिर मेटल गैस में हमने क्या कर दिया, हम बेसिकली बोल सकते हैं लैटिस एंथैल्पी सप्लाई कर दी, या यहां पे लैटिस एंथैल्पी बोलने से ज्यादा अच्छा है हम इसको क्या बोल दें, आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई कर दी, ताकि क्या हो जाए, हमारा मेटल गैस मेटल प्लस गैस में कन्वर्ट हो जाए। फर्दर देखिए यहां पे क्या होएगा, हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे देंगे हाफ मोल के कॉरस्पॉन्डिंग, ताकि ये बॉन्ड टूट जाए और ये गैसियस एटम में कन्वर्ट होकर आ जाए। फर्दर हमको इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाना पड़ेगा, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ये जो डेल्टा एच आएगा, ये डेल्टा एच ईजी वाला निकल कर आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन, जिससे एक्स माइनस गैस बन गया और ये दोनों गैसियस आयंस कंबाइन कर जाएंगे लैटिस एंथैल्पी के हिसाब से, जिससे अपने पास m प्लस एक्स माइनस कंबाइन हो जाएंगे एंड दिस विल बी ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट। अब देखिए अगर हेस लॉ में यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो आपको दिख रहा होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू द ओवरऑल वैल्यू। Why? Because enthalpy is a state function, इसलिए आप डायरेक्टली ये बनाएं, चाहे आप स्टेप वाइज प्रोसीड करते हुए ये बनाएं, बात तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अगर ऐसा है तो हम देख सकते हैं, बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने आधा मोल बॉन्ड तोड़ा है, इसलिए आपको हाफ टाइम्स द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाली वैल्यू लेनी है। हर चीज का डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, जब क्वेश्चन में सारे रिएक्शंस मेंशन थे, सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज 200 kilojoules per mole, so numerical value 200 comes out to be the correct answer here। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लैटिस एंथैल्पी है, बहुत सारे डेटा इन्वॉल्व होकर आ रहे हैं, इसीलिए कई बार क्वेश्चन बच्चों से बहुत प्रॉब्लम के साथ ही सॉल्व होकर आता है। बॉन्ड हेबर साइकिल और हेस लॉ का कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। That is it from my side. I have covered all the questions of physical inorganic chemistry. Hope you must be getting an idea about each and every question and the best way to solve that question. That is it from my side. Thank you.